सर आप भी इंदौरी, हम भी इंदौरी। तो 23 साल में सर आपने क्या एनालिसिस करा, जो पहले चीज़ें नहीं होती थी अब हो रही हैं? अगर आज मैंने अपनी ओपीडी करी तो आई हैव सीन एटलीस्ट 3 to 4 पेशेंट्स हु आर बिलो 30। तो चाइल्ड में अभी एट प्रेजेंट में ऐसे क्या केसेस दिख रहे हैं? क्योंकि ठीक है हम बड़े लोगों में तो कार्डियक अरेस्ट देख रहे हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी है स्पेसिफिकली हार्ट की डिसीज़ की जो यंग में होती है एंड दे विल डाई, वो मरेंगे बिकॉज वो डायग्नोज नहीं हो पाए। लास्ट नाइट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि पार्टी करके आए, लेट नाइट पार्टी करके आए और सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक आ गया एंड डेथ हो गई उनकी। द मैसेज इज कि देर आर मेनी थिंग्स विच आर इन योर हैंड। भगवान ने आपकी डेस्टिनी रख रखी है, बट दो चीज़ें होती हैं। तो जनरली सर जब ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो फुल नाइट वाली पार्टीज़ होती हैं तो जनरली किसी का एक कोटा फिक्स होता होगा कि भाई 1 पैक 2 पैक 3 पैक, लेकिन जब वो पार्टी पूरी रात चलती है ना फिर बॉटल्स में बातें होती हैं। हर स्टडी में अल्कोहल लिटिल और लार्ज अमाउंट इज शोन टू बी एक्सट्रीमली हार्मफुल, नॉट ओनली फॉर गट हेल्थ, स्टमक, इसोफेगस, बट ऑल्सो हार्ट। इंदौर के लोग बस ये फॉलो कर लो, उनका जो हार्ट हेल्थ को लेके जो बोलेंगे ना कि एक स्टेज है कि भाई अटैक्स अनआइडेंटिफाइड है, वो चीज़ें रिजॉल्व होने लगेंगी। तो क्या वो आपके वो मतलब गुरु मंत्र होगा या मूल मंत्र होगा? ये 5 मंत्र हैं जो आई ऑलवेज रिकमेंड टू पीपल हु आर क्लोज टू मी एंड ऑल माई यंग पेशेंट्स। एक्चुअली इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। हार्ट हेल्थ को लेके कई सारे चैलेंजेस आज की सिनेरियो में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और कई बार समझ नहीं आता है कि पिछले 20 सालों में ऐसा क्या हम लोगों ने चेंज कर लिया है। और ख़ास तौर पे जब यूथ की बात आती है तो समझ नहीं आता क्या वो चीज़ें ऐसी बदल गई हैं हमारे रूटीन में, हमारी लाइफस्टाइल में, जो हमें रिस्क पे रख रही हैं कार्डियक अरेस्ट के। तो आज की इस कन्वर्सेशन में और इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मेरे साथ होंगे शेल्बी हॉस्पिटल से डॉक्टर मोहम्मद अली। सर पिछले 2 दशक से हार्ट की इस फील्ड में काम कर रहे हैं और सर बाय प्रोफेशन एक कार्डियक सर्जन है। और आज की इस कन्वर्सेशन में कई सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, कई सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोगों ने बातें की, कई सारे वो जो मेरे क्वेश्चंस थे, जो मेरे डाउट्स थे चीज़ों को लेके, उसके मुझे आंसर्स मिले। और सबसे जो एक बढ़िया आंसर मुझे मिला कि भाई जो हार्ट हेल्थ है इट इज़ अ ज़ीरो कॉस्ट अफेयर। और बेसिक्स ये कुछ 5 चीज़ें उन्होंने मुझे बताई है और 5 वो टिप्स हैं, 5 कहें तो वो मंत्र हैं। सर वेलकम ऑन द अनडिस्कस पॉडकास्ट शो। आज की इस कन्वर्सेशन को मैं शुरू करें उसके पहले एक छोटा सा मैं आपका ब्रीफ जानना चाहूँगा, एक जर्नी जानना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे लिसनर्स को बेनिफिट करेगा कि हम किस ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो आज की ज़रूरत बनती जा रही है। और कई ऐसे केसेस हमें रोज़ाना सुनने को मिल रहे हैं जो शायद पहले नहीं होता था। सो व्हाट इज़ ऑल अबाउट योर जर्नी? कैसे आप लोगों की हार्ट हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं और उन्हें ट्रीट कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं डायरेक्टर हूँ कार्डियक सर्जरी शेल्बी हॉस्पिटल्स में एंड आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 23 ईयर्स। ओके। और मैं इंदौर से ही हूँ। मेरी बेसिक ट्रेनिंग MBBS और जनरल सर्जिकल ट्रेनिंग भी इंदौर में हुई है। ओके। फिर मैं मुंबई गया कुछ टाइम के लिए, जहाँ 6-7 साल मैंने कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग ली। फिर इन कैनेडा फॉर फ्यू ईयर्स, उसके बाद फिर मैं इंडिया आया। तो पिछले 15 साल से आई एम प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। सो मैंने बॉम्बे भी देखा है, वेस्ट भी देखा और फिर अभी इंदौर में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी और स्पेशली लास्ट 5-7 ईयर्स में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस। वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है कि और भी कोई मसले हैं तो विल डिस्कस कि क्या हो रहा है, वाई थिंग्स आर चेंजिंग सो रैपिडली। बीच में कोरोना भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई हैं विच हैज़ चेंज्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ केयर। और तो देयर आर मेनी इनसाइट्स दैट वी हैव फाउंड। थोड़ा सा डीप थाट अगर देते हैं इस चीज़ को तो देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डिस्कस एंड वी कैन टेल अवर यूथ स्पेशली टू बी केयरफुल अबाउट सर्टेन थिंग्स। डेफिनेटली। और सर इस कन्वर्सेशन का आज का मेरा पर्टिकुलरली मोटिव भी यही है कि हमने एक पूरा एक कोविड एरा देखा। कोविड के बाद अभी जो कंटिन्यूटी में चीज़ें देखने में आ रही हैं वो मेजर ऑफ केसेस या मेजर ऑफ इंसिडेंट्स मुझे जो सुनने को मिलते हैं वो मिल रहे हैं हार्ट अटैक्स और ऑल ऑफ किसी को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। तो अभी रिसेंटली मैं एक हमारे फ्रेंड से ये कन्वर्सेशन कर रहा था और
इसलिए भी लगा कि इस टॉपिक पे और ख़ासकर यूथ को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक रिसेंट अभी अपने एक फ्रेंड से कन्वर्सेशन कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि लास्ट नाइट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि उनके फ्रेंड पार्टी करके आए, लेट नाइट पार्टी करके आए, और सुबह उन्हें कार्डिक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक आ गया एंड डेथ हो गई उनकी। सो आप चूँकि 23 साल से इस जर्नी में हैं और आपने वो बोलते हैं, जैसे ना मैं बोलता हूँ कि एक प्री कोविड एरा था और एक पोस्ट कोविड एरा है, तो हम एनालिसिस कर पाते हैं अब चीज़ों का, लेकिन आप 23 सालों से एक ही बीमारी को, हार्ट को लेके बहुत इंटेंसिवली काम कर रहे हैं। तो 23 साल में सर आपने क्या एनालिसिस करा कि जो पहले चीज़ें नहीं होती थी अब हो रही हैं, या क्यों लोग एट अ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स और कार्डियक पे अब आते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे यूथ? मैं आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग, जो कार्डियक सर्जिकल ट्रेनिंग थी वो KEM में शुरू करी मैंने। तो उस वक्त जब हम पेशेंट्स देखा करते थे तो मोस्टली देवर मिडिल एज टू ओल्डर एज पेशेंट्स, 55-60 के बाद ये प्रॉब्लम होती थी। ओके। और पर अब वी आर सीइंग, उस टाइम पे अगर हम देखते थे उस टाइम पे भी यंग पेशेंट्स, कोई 35-40 साल का नौजवान या अधेड़ आदमी, उसको भी तकलीफ होती थी, बट दोज वर वेरी फ्यू केसेस, फ्यू एंड फार बिटवीन। महीने में एक आध कोई आ गया, देख लिया। और बट अब द सिनेरियो इज़ हम ओल्ड एज में तो देख ही रहे हैं, बट स्पेशली मतलब अगर आज मैंने अपनी OPD करी तो आई हैव सीन एटलीस्ट 3 to 4 पेशेंट्स हु आर बिलो 30 आज। ओके। उनमें से सबको, चारों को बीमारी नहीं थी हार्ट की, बट दे वर एंशियस। वो एंशियस थे कि मुझे हार्ट की बीमारी तो नहीं है। सो वो प्रिवेंटिव चेकअप के लिए आए थे? या प्रिवेंटिव चेकअप के लिए आए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, बट एट द सेम टाइम वी आर आल्सो सीइंग पेशेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 30 जो हार्ट अटैक लेके अस्पताल में आ रहे हैं। ओके। एंड मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो 30 से 40 साल के बीच में हार्ट अटैक आता है, इट इज़ अ वेरी बैड हार्ट अटैक। उसमें आदमी के मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो सर ये बिकॉज जब ओल्ड एज में अटैक आता है ना, तो ओल्ड एज में एक्चुअली धीरे धीरे बीमारी ग्रो करती है। तो जैसे आप देखते हो ना, बड़ा रोड अगर ब्लॉक हो जाता है तो छोटे छोटे बाईपासेस बन जाते हैं, लोग साइड की गलियों से गाड़ी निकाल लेते हैं, है ना। तो ऐसे होता है, अगर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है तो हार्ट में कोलैटरल्स बन जाते हैं, छोटी छोटी नसें बड़ी हो जाती हैं, और वो सप्लाई करना शुरू कर देती है। तो ओल्ड एज में अटैक आता है तो यूजुअली आदमी मरता नहीं है एक अटैक में, वो बिकॉज वो कोलैटरल्स कहीं ना कहीं सप्लाई करके मरने नहीं देते आदमी को। बट यंग पेशेंट्स में यूजुअली ये कोलैटरल्स नहीं होते हैं। सो इफ दे हैव मेजर हार्ट अटैक, दे हैव नो हेल्प। उनके पास इन छोटी छोटी नसों की हेल्प नहीं होती, एंड अगर बड़ा अटैक है तो दे कैन एक्चुअली डाई। तो ये क्या ग्रोथ होती है हार्ट में हमारी ओवर द पीरियड या ओवर द एजेस? जैसे कोई भी रास्ता, जैसे आपने, अगर आप बड़ा चौड़ा रास्ते जा रहे हो और आप ट्रैफिक पुलिस ने आप देखा आधा रास्ता बंद कर दिया है, तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे रास्ते खोज लेते हैं कि यार अब ये इन्होंने आधा बंद कर दिया है, होता है कल से और बढ़ा देंगे तो साइड से निकलना शुरू कर दो, देख लो कहाँ से करिए। तो हार्ट का भी ऐसा, तो अगर ग्रेजुअली धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज बढ़ता है तो हार्ट के आसपास की नसें ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देती हैं, उसी की ब्रांचेस बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे अगर आप पौधे की जड़ को कहीं ये आता है ना पॉट में, अगर आप देखो प्लास्टिक पॉट में, तो वो क्या करता है, या तो वो फाड़ देता है उसको, या जहाँ पर छेद देता है वहाँ से निकलना शुरू कर देता है। तो इट इज़ द सेम काइंड ऑफ थिंग कि कोलैटरल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है कोलैटरल्स बढ़ते जाते हैं, तो दे हैव प्रोटेक्शन। बट यंग एज में ऐसा नहीं होता है। तो यंग एज में जो अटैक आते हैं उसके कॉजेज़ भी थोड़े से अलग हैं, जिसके बारे में हमको सीरियसली बात करनी चाहिए, और प्रोटेक्शन भी कम है। ओके। सो दिस इज द सबसे, जो आप सुन रहे हो ना कि अभी शेफाली शी डाइड 40 ईयर्स की एज, और भी एक लड़की नाचते नाचते 24 ईयर्स शी डाइड ऑन द स्टेज। तो ये सब चीज़ें यूथ में हो रही हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, उसका एनालाइज करना चाहिए। तो दो चीज़ें मैं आपको बताऊं इस बारे में। एक तो है कुछ कंडीशंस ऐसी हैं स्पेसिफिकली हार्ट की डिसीज़ की जो यंग में होती है एंड दे विल डाई। ओके। वो मरेंगे बिकॉज वो डायग्नोस नहीं हो पाए। वो बाकी लोगों से अलग हैं। जैसे अगर वो 24 साल की लड़की जो आपने सुना होगा स्टेज पे नाचते नाचते संगीत के प्रोग्राम में, राइट, उसके बारे में आपने एक और बात सुनी होगी, उसका एक भाई भी था, जो 12 साल की उम्र में ऐसे ही डाइड। अगर उस टाइम पे डॉक्टर ने या उनकी फैमिली ने ध्यान दे के सबका चेकअप कराया होता, तो शी माइट हैव बीन डायग्नोस्ड कि उसको कोई हार्ट की बीमारी है, कंजेनाइटल, जन्मजात, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेने पे उसका हार्ट फेल हो सकता है। ओके। राइट, तो ये एक अलग सबसेट है। ये हज़ारों में, लाखों में 1-2 होते हैं, रेयरेस्ट होता है। इसको हम बहुत ज़्यादा, इसको हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। बट हम जो आज बात करने वाले हैं वही बीमारी जो पहले 60 साल के लोगों में हो रही थी अब 40 साल के लोगों में हो रही है। तो उसके कुछ फैक्टर्स जो आप प्रिवेंट कर सकते हो, देयर आर प्रिवेंटेबल फैक्टर्स। एक तो क्या होता है, नॉन प्रिवेंटेबल फैक्टर्स होते हैं,
जो आपने बताया कि आपकी rarest of जीन्स है, rarest। आपके फैमिली में हार्ट डिसीज़ है, अगर आपके पिताजी को 60 साल में हो तो हो सकता है आपको 40 साल में हो। ओके। यू कैन नॉट हेल्प इट। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कुछ लोगों की जनरेशन में होता है, बीपी जनरेशन में होता है, हेरिडिटी तो होता है वो। उसको आप ज़्यादा फर्क नहीं कर सकते। बट देर आर मेनी प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स ओके। जो अगर आप अपना ध्यान रखते हो, रेगुलर चेकअप कराते हो तो यू कैन प्रिवेंट। लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं आज। द मैसेज इज़ कि देर आर मेनी थिंग्स विच आर इन योर हैंड। भगवान ने आपकी डेस्टिनी रख रखी है, बट दो चीज़ें होती हैं। हम जब बात करते हैं ना हेल्थ के बारे में, तो अब मॉडर्न जो मेडिसिन है उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। एक होती थी लाइफ स्पैन, ओके। लंबा जीना। 80 साल की उम्र हो गई, 90 साल की उम्र, दांत टूट गए, चल नहीं पा रहे, बट हैं, जिंदा है, जिंदा है। ठीक है। वो लाइफ इज़ नॉट वेरी मीनिंगफुल। अब हमारा फोकस है कि आप 80 साल 90 साल तक भी जी रहे हो ना, तो यू हैव हेल्दी लाइफ हेल्थ स्पैन। ओके। आप 90 ईयर ओल्ड के हो पर आप अपना सब काम कर पा रहे हो। यू आर एबल टू डू ऑल योर वर्क दैट यू नीड टू डू। आप एक इंडिविजुअल बिना सहारे के जी रहे हो, जो खाना है खा रहे हो, जो काम करना है कर रहे हो। तो आज हम लाइफ स्पैन के बारे में बात नहीं करते, वी टॉक अबाउट हेल्थ स्पैन। अगर आपको हेल्दी रहना है और लंबे टाइम तक हेल्दी रहना है तो उसकी शुरुआत 25 साल से हो जाती है। 40 साल की उम्र में आपने प्रिकॉशन लेना शुरू किया तो यू आर ऑलरेडी एक्चुअली लेट। ओके। क्योंकि एंड ऑर्गन डैमेज शुरू हो चुका है। ओके। उसको खींच के लाना मुश्किल होता है। ओके। पर अगर आप 25 साल से 30 साल की उम्र से आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, देन आर लुकिंग एट अ गुड लंबी लाइफ भी देख रहे हो आप, और वो लंबी लाइफ हेल्दी लाइफ। ओके। ऐसा नहीं 60 के साथ घुटने ही बदल वाली है और चलने के लिए लाठी भी ले रहे हो और दांत भी नहीं है और कुछ याद भी नहीं रहता है बस, लेकिन जिंदा है। समझ रहे आप? तो देर आर टू थिंग्स, लाइफ स्पैन एंड देन देर इज हेल्थ स्पैन। ओके। हेल्दी लिविंग, लॉन्ग लिविंग बट हेल्दी लिविंग, दोनों चीज़ें। समझ रहे हैं आप? कभी कभी ऐसा होता है आदमी इतना बुढ़ा हो जाता है या इतना 70 साल की आदमी ऐसा हो जाता है कि अरे यार जी रहे हैं तो जीने का कोई फ़ायदा भी है क्या? समझ रहे? तो थिंग्स आर चेंजिंग, हमको उस बारे में सोचना चाहिए। सो ये पॉडकास्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने किया। इंपॉर्टेंट कि हमारे यंगस्टर्स ये समझें कि आज जो प्रिकॉशन ले रहे हैं ना, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा फाइनेंस में, उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, है ना? तो क्या बोलते हैं कि आप 1000 रुपये बचाना शुरू करो जब से आपकी नौकरी लगी है, तो आप 20 साल बाद यूल हैव 5 करोड़ का फंड रहेगा आपके पास। आप समझ रहे? तो हम हेल्थ के बारे में ऐसे ही बोलते हैं, इट्स एन SIP। आप आज इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो अपना टाइम का, अपने नॉलेज का इसमें, एंड देन एट द एंड ऑफ 25, 30, 40 ईयर्स यू विल रीप द बेनिफिट। ओके। ओके सर, अभी आपने जो मतलब ये जो बताया है, इसमें एक पॉइंट जो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आया कि जो चीज़ पुराने टाइम में 40 साल में हो रही थी, मतलब हम वो अभी एक मार्क भी है कि बोला जाता है कि 40 के आप जैसे ही होते हो अपने टेस्ट करा लिया करो। अब वो चीज़ 25 साल पे आ गई, मतलब 15 साल का वो जो टेन्योर है वो शिफ्ट हो चुका है। डेट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस आ चुके हैं। सर, ये चेंजेस तो आ रहे हैं और हो भी कह रहा है, लेकिन बहुत से बात लोग उस चीज़ को असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक क्या वो क्रिस्प होगा कि क्या वो चेंजेस लोगों में आ रहे हैं, खासतौर पे यूथ में, जो वो अपनी लाइफस्टाइल में ले आए हैं, जिसके कारण इम्पैक्ट हो रहा है? ये मैं कुछ चीज़ें मोटे तौर पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो सबको विजिबल है, एवरीबडी इज सीइंग इट, बट वो लोगों के लिए इनविजिबल है। आपको नाम दे देता हूँ उन चीज़ों के, सो दैट वी आर एबल टू रिलेट इट, और अगर आप चाहें तो उसको वापस रिवाइंड करके देख सकें एंड हम अपनी लाइफ में देखें कि कैसे प्ले आउट हो रहा है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं कहता हूँ, अगर आप एक नौजवान की बात करें आप, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है, इफ़ यू स्टार्ट विद जो बेसिक हमारी चीज़ है, डाइट, खाने पीने से। सो पहली चीज़ तो हमारा खाने का टाइमिंग बहुत इरेगुलर हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वी आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक। उसमें सिर्फ कचौरी पकौड़ी और तंदूरी चिकन को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं। एनीथिंग दैट यू ईट आउटसाइड, चाहे वो सोफिस्टिकेटेड पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, एवरीथिंग इज़ जंक। जंक इज़ जंक, उसका नाम ही जंक फूड है। तो अगर आप घर का खाना नहीं खा रहे हो और जंक फूड खा रहे हो, स्पेशली जो एक ही तेल में बार बार फ्रेंच फ्राइज़ ना, फ्रेंच फ्राइज़ आर नॉट बेटर देन कचौरी, तो वो अगर बार बार जो एक ही तेल में तला जा रहा है उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ओके। तो वो अगर माइनर ब्लॉकेज भी है ना आपके हार्ट में 10%, 20%, उसको भी तोड़ के वो अटैक देने की कोशिश करते हैं। ओके। तो दैट ऑयल इज़ वेरी डेंजरस। ओके। आप घर में तेल का इस्तेमाल करें, घी का सेवन करें, हमको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो वन टाइम में कंज्यूम भी हो जाता है। वन टाइम में आपने कंज्यूम कर लिया, आप शुद्ध घी लो, दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर हार्ट। तो वो एक तो ये है कि आपका टाइमिंग ख़राब है। दूसरी, आपका जो बाहर खाने की आदत है, दैट इज़ वेरी बैड, एंड मेजॉरिटी ऑफ यूथ इज ईटिंग आउटसाइड। हाँ, जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो हाँ एजुकेशन में हैं। तो ये दो चीज़ें डाइट के बारे में, और हमारा फलों का कंजम्पशन,
सब्जियों का कंजम्पशन Okay. इज बिकम वेरी लेस। हाँ, अगर नोटिस करें तो अगर लेस हो आप गया। देखो तो दोस्त कभी इकट्ठे होते हैं तो वो दे विल ईट पोहा कचौरी बट नॉट कि केला खा लिया या सेब खा लिया। हाँ। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी डाइट से मिसिंग है ना, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। मैं नॉनवेज के लिए मना नहीं करता, बट इट इज़ गुड इन लिमिटेड अमाउंट, बट उसका भी कंजम्पशन लिमिटेड होना चाहिए एंड प्रेफरेबली होम मेड रादर देन बाहर आप खा रहे हो। Okay. तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ एक्सरसाइज। या तो हमारा यूथ फिर जाके 6 पैक ऐप बनाता है, ओवर एक्सरसाइज करता है, या फिर वो कुछ नहीं करता है। बिकॉज उसके लिए एक्सरसाइज क्या है, फिट रहना क्या है, मसल्स दिखने चाहिए और Show off. उसको स्टैमिना से परवाह नहीं पड़ती। ओके। तो हम ये बोलते हैं कि यू डू जिम, बहुत अच्छी बात है, आप करो, आप 1 घंटा करो रोज़, बहुत अच्छी बात है। बट आई ऑलवेज देम कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू फ्रेश आप शुरू कर रहे हो, तो यू स्टार्ट विथ 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। ओके, डेली। तो डेली सिर्फ 10 मिनट की वॉक करो आप। अगर आप ये 60 साल के आदमी भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो ही कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुमारो, कल से। प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है पहले मैं मेंबरशिप लूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर जिम का ड्रेस लेके आऊँगा, फिर जाऊँगा वहाँ पर, फिर करूँगा। डोंट नीड प्रिस्क्रिप्शन की 25,000 रुपये की मुझे मेंबरशिप लेनी है। आप कल से अच्छे जूते हों तो अच्छी बात है, तो कल से खरीद लो आप। यू स्टार्ट विथ 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। तो ये कोई भी कर सकता है। हाँ, इट इज़ वेरी इजी टू और अगर 25 साल की उम्र हो तो वॉकिंग इज़ नॉट फॉर यू, आपके लिए 10 मिनट की रनिंग। ओके, फॉर 25 रनिंग। यस, फॉर 25 रनिंग। आप जॉगिंग से शुरू करो, देन यू इंक्रीज योर स्टैमिना। आप 10 का 15 मिनट करो। पर अगर आप जैसे एटॉमिक हैबिट्स आपके मैंने रखी हुई देखी, आपने पढ़ा ना जेम्स क्लियर को, छोटी सी शुरुआत करो आप, पर रोज़ करो उसको। सो इफ़ यू डू 10 मिनट्स, देन आपको उससे ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आती है, इट स्टार्ट्स अ पॉजिटिव साइकिल। फिर आप अपने खाने के बारे में सोचते हो, अगर आप स्मोक कर रहे हो तो उसके बारे में सोचते हो, यू स्टार्ट टू फील गुड। आपको लगता है नहीं यार 10 मिनट से और बढ़ाता हूँ उसको। फिर आप 15 करो, 20 करो, आधे घंटे करो, साथ में आप जिम भी करो, नो प्रॉब्लम, बट स्टार्ट विथ समथिंग। ओके। हमारे यहाँ क्या, जैसे 1 जनवरी आते लोग प्लान बनाते हैं, मेंबरशिप ले ली, 5 दिन करी, 7 दिन करी, फिर वो पड़ी रहती है मेंबरशिप। बहुत दिया तो किसी ने महीने में 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, बिकॉज 1 घंटा निकालना बहुत बड़ी बात होती है। 10 मिनट में से आपके घर के बाहर आप दौड़ना शुरू कर दो। ओके। यू कैन डू इट एनी टाइम ऑफ द डे, आप कभी करो। हम ये भी होते हैं सुबह में से 6 बजे आपको दौड़ना है, आपके पास जब टाइम हो करो। तो 10 मिनट का रूल मेरा ऐसा है कि यू शुड डू इट। अमेरिकन कार्डियोलॉजी रिकमेंड्स 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग और रनिंग एवरी डे। हम उस स्टैंडर्ड को पहुँचेंगे बाद में, पर शुरुआत हम 10 मिनट से कर सकते हैं। वो बैरियर आपने शुरू किया कि 30 मिनट ही करना है और 40 मिनट ही करना है, तो बोले यार तो मुश्किल है, आज इंटरव्यू है, आज काम है, आज ये है, आज मीटिंग है, कल करेंगे। 10 मिनट आप कभी भी कर सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल। आपका एग्जाम है, उस दिन भी आप 10 मिनट की दौड़ लगा सकते हो, बिकॉज एक्चुअली यू विल फील मच बेटर एंड यू विल डू परफॉर्म वेरी वेल इन योर एग्जाम इफ यू डू 10 मिनट्स ऑफ रनिंग बिफोर योर एग्जाम। लोग जो परफॉर्मेंस के लिए आते हैं ना, अगर आपने कभी बड़े लोगों की जो परफॉर्मेंस है, स्टार एथलीट्स, स्टार परफॉर्मेंस, जो जिनको थोड़ी सी एंजाइटी होती है कि मैं बड़े ऑडियंस के सामने जा रहा हूँ, दे एक्चुअली रन फॉर 5 मिनट्स। ओके। दौड़ भाग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, दे फील गुड। उनको फिरोमोन्स जो ये क्या बोलते हैं अपने, देर आर मेनी हार्मोन्स विच बेनिफिशियल हार्मोन्स विच जो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, कम तो मतलब वो रनिंग के थ्रू जनरेट होते हैं। वो रनिंग की सृजन। तो वो दीज आर बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। हम बोलते हैं कि आप 10 मिनट से शुरू करो, प्लान फॉर 10 मिनट्स, देन आप व्हेन यू एंजॉय इट यू इंक्रीज टू 20 मिनट्स, यू इंक्रीज टू 30 मिनट्स, जितना आपका टाइम उतना करो। ओके। दिन में 1 बार करो, 2 बार करो, बट शुरुआत करनी चाहिए। ओके। तो ये चीज़ है जो दूसरा आइडेंटिफाइबल फैक्टर है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग। आई सी लॉट ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ स्मोकिंग। ओके, कोई फैशन भी हो गया। फैशन है, हुक्का है, फिर ड्रग्स हैं दूसरे। देयर आर मेनी ड्रग्स विच आर नोन टू कॉज कॉरोनरी स्पैज़म। उनकी नसों में ब्लॉकेज नहीं होता, वो दवाई या जो ड्रग लेते हैं, कोकेन जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, उससे जो हार्ट की नसें होती हैं अचानक सिकुड़ती हैं। अगर आपका डोज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना तो हार्ट की नसें गो इनटू स्पैज़म, वो चिपक जाती हैं आपस में, एंड देन दे गिव अ हार्ट अटैक। ओके। उस टाइम पे अगर देता हूँ कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं कभी कभी दे डाई सडनली, तो थोड़ा सा डोज ज़्यादा कर लिया और हार्ट की नस चिपक गई, दे फॉल ऑफ, नोबडी, कोई देख ही ना हुआ क्या उनको। उस टाइम में मेडिकल हेल्प मिल जाए तो दे माइट सर्वाइव, बट वो साथ वाले भी ऐसे ही रहते हैं, एंड देन दे अवेयरनेस नहीं होता है उन लोगों को भी। तो वो ये प्रॉब्लम होती है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग। अल्कोहल, या ऑब्वियसली अल्कोहल इज़ अ बिग फैक्टर। अल्कोहल से लोग ये समझते हैं कि अल्कोहल से हमारी हार्ट की नसें अच्छी रहती हैं, डायलेटेड रहती है। आई कैन टेल यू विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर स्टडी में अल्कोहल, लिटिल और लार्ज अमाउंट, इज़ शोन टू बी एक्सट्रीमली हार्मफुल, not only for gut health, stomach,
esophagus, but also heart. एनी टाइप ऑफ अल्कोहल, Any type of alcohol, any amount of alcohol. लाइक परसेंटेज होता है उसमें, कुछ बोलते हैं कि इसमें 5% है, इसमें 10% है. रेड वाइन के कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो भी डाउटफुल है. ओके ओके, सो देर इज नो ट्रुथ दिस कि थोड़े से अमाउंट में अल्कोहल इज गुड फॉर द हार्ट. ओके. दिस इज टोटली BS, है ना, कोई ऐसी लॉजिक नहीं है. एंड यू नेवर नो आप थोड़े थोड़े से कब बढ़ के एडिक्ट हो जाओ, है ना. स्पेशली यूथ आर अनकंट्रोल्ड. आज आपने एक लिया, 4 दिन तक एक लिया, पता लिया, एक से अब काम नहीं हो रहा है, यू वांट टू गो टू 1.5, 2. सो ये चीज़ सोशल इविल तो है ही वो. क्योंकि मैंने अभी वो Health आपको के लिए इंसिडेंस बताया ना, वो पार्टी वाला पूरा फुल नाइट पार्टी. right. तो जनरली सर जब ऐसी पार्टीज होती हैं जो फुल नाइट वाली पार्टीज होती हैं, तो जनरली किसी का एक कोटा फिक्स होता होगा कि भाई 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक. लेकिन जब वो पार्टी पूरी रात चलती है ना, फिर बॉटल्स में बातें होती हैं. और वो मतलब ऑल ऑफ सडन शॉक था कि भाई रात में वो पार्टी करके आया, सुबह कार्डियक हो गया, अरेस्ट हो गया. तो एक रीज़न बिंग वो भी होता ही है ना कि कोटा बढ़ता जाता है. यस. और तो ये 3 चीज़ें ये होगी. चौथी चीज़ अगर मैं देखूँ तो लॉट ऑफ स्ट्रेस जो हमारे यूथ को है. अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कॉम्पिटिंग, और वही गधा हमाली है, किताबों के बीच में है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है प्रॉपर, कोई फिजिकल आपको उससे बाहर आने का वो नहीं है. बाकी लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो वो अपने जॉब के स्ट्रेस में हैं, काम कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ ऑलरेडी, है ना. Okay. और लास्टली जो 5वां आइडेंटिफायर जो मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड है, वो है लैक ऑफ स्लीप. लैक ऑफ स्लीप, हाँ वो तो बहुत डिस्टर्ब है अभी. 8 घंटे की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है. दैट एक्चुअली वो बफर है आपके दिमाग का. ओके. आपका स्ट्रेस बस्टर है. अगर आप नहीं सो रहे हो तो उतना अपने आप को, ब्रेन को रिचार्ज करने का टाइम नहीं दे रहे हो, देन यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ डेज. अगर आपकी नींद जो अमाउंट है उससे कम ले रहे हो, ऐसा बोलते हैं हमारे कि इफ़ यू नॉट हैड 5 hours ऑफ स्लीप फॉर 2 nights कंटिन्यूसली, तो अगले दिन आप ऐसे बिहेव करो जैसे आपने 2 बियर पी रखी हो. ओके. आपका दिमाग ऐसे काम करता है. Okay. यू आर ऑलरेडी ड्रंक ओके. बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, बिकॉज आपका दिमाग अभी चार्ज नहीं है प्रॉपरली. मतलब इट इज़ मैंडेटरी टू स्लीप 8 hours a day एटलीस्ट करना चाहिए. जो हार्ड वर्किंग यूथ है, जो पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए, ब्रेन के लिए. एक बार हमारे उसमें कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी, व्हाट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर ब्रेन. सबसे अच्छी दवाई कौन सी है दिमाग के लिए. ओके. कोई बोलता है वॉलनट है, कोई बोलता है ये है. बेस्ट मेडिसिन का मतलब मेडिसिन, दवाई की बात नहीं कर रहा, मेडिसिन इन द सेंस की विच हेल्प्स द ब्रेन. ओके. तो आई कैन टेल यू द बेस्ट मेडिसिन फॉर ब्रेन इज स्लीप. स्लीप. आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, आप 15 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, बट अगर उसको आपने सोया नहीं उसके बाद, तो जब ब्रेन सोता है ना तो न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं. आपने जो पढ़ा वो रीइंफोर्स होता है जब आप सो रहे होते हो. तो यूथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैं पढ़ूंगा 5 घंटे सोता हूँ बिकॉज मुझे 20 घंटे पढ़ाई करनी है, मेरे पास टाइम ही नहीं सोने का. तो एक्चुअली यू आर लूजिंग आउट. अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई करो और 8 घंटे सो, तो आपने जो 8 घंटे किया है वो आपका उस सोने में रीइंफोर्स होता है. तो आपको वो बार बार रिवाइज करने की जगह होता है कि आप 2 बार में ही काम हो जाए, अगर आप उसके बाद प्रॉपर रेस्ट देते हो अपने ब्रेन को. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे स्ट्रेस भी कम होता है. अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए वो आपकी मेमोरी में भी बेनिफिशियल है. ओके. तो ये 5 आइडेंटिफायर्स जो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमको यूथ, इफ़ दे कैन मैनेज दीज थिंग्स, दे विल हैव नॉट ओनली अ गुड ब्रेन हेल्थ, ऑल्सो अ गुड हार्ट हेल्थ. जैसे हम बोलते हैं ना, अगर आप आज ये शुरू कर रहे हो तो SIP है. ये सोचता है यार अभी तो कर लूँ मैं जो करना है, अभी पढ़ाई भी है, जॉब भी है नया, अभी तो प्रायोरिटीज अभी अलग होती है. लक के काम करते हैं, कर लेंगे जब तकलीफ होगी तब. 35 साल 40 साल की उम्र में ये प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे. उस टाइम पे यू ऑलरेडी लॉस्ट आउट, आप पीछे हो गए. ओके. तो इनसे बोल रहे हैं कि हम सिर्फ लाइफ स्पैन की बात नहीं कर रहे कि घसीटते घसीटते 70-80 तक पहुंच जाएं, बस हेल्थ स्पैन की बात. हेल्थ स्पैन की बात कर रहे हैं कि आप रहो 80 तक जाओ, अच्छे जाओ 80 तक, गुड 80, है ना. तो उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी. एंड दीज आर थिंग्स विच कैन बी इजीली डन. से आपको थोड़ा, जैसे जेम्स क्लियर बोलता है ना, एटॉमिक हैबिट्स, एक एक चीज़ SIP थोड़ा करके 10 मिनट की एक्सरसाइज चालू करो, स्टेप बाय स्टेप. जब आप उसका आप हाथ में सिगरेट लोगे ना तो यू विल फील करिए यार आज छोड़ देता हूँ, आज एक्सरसाइज करिए, आज 10 मिनट अच्छा लग रहा है आज. उसके बाद फिर आप बाहर कचौरी खाने जाओगे तो बोले यार नहीं, आज नहीं खाते यार. तो दैट इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव साइकिल. तो मेरे हिसाब से उस पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत हमेशा 10 मिनट की एक्सरसाइज से होता है. दिस इज माई पर्सनल बिलीफ. Okay. बिकॉज इट वर्क फॉर मी.
सो जो आपके लिए काम करता है आपको लगता है सबके लिए काम करेगा। डेफिनेटली वो स्टार्ट्स बेबी स्टेप्स ही होते हैं। और एक्सरसाइज से इज अ बिग स्ट्रेस बस्टर, आपको मालूम ही है। एक्सरसाइज से आपको नींद भी अच्छी आती है, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। तो एक्सरसाइज मेरे लिए फोकल पॉइंट रहता है। जब यूथ से बात करता हूँ तो आई ऑलवेज टेल देम नो मेडिकेशन, आप 10 मिनट की एक्सरसाइज शुरू करो। सर अभी आपने 5 पॉइंट बताए, यूथ के बारे में बताए। अभी मैं एक रिसेंट में और एक आपने केस का डिस्कस किया है कि भाई शेफाली जरीवाल। अब मुझे एक समझ में आ रहा है कि एक छठा पॉइंट भी राइज हो रहा है, और वो है कि हम अपने आप को बोलते हैं कि वी आर क्रिएशन ऑफ गॉड। अब शेफाली जरीवाल वाले केस में हमें बहुत सारी चीज़ें जो समझ में आ रही हैं कि भाई एक वो एंटी एजिंग वाली चीज़ें आ रही हैं, हमारा कॉस्मेटिक पे बहुत सारी चीज़ें करने लगे हैं अभी, बहुत सारे प्रोटीन्स, और मतलब वो जो चीज़ें जो पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी अब वो ह्यूमन इन्वेंटेड हैं। मतलब हम चैलेंज कर रहे हैं हमारी जो क्रिएशन है उसको। सो अभी इसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि हर कोई अब एंटी एजिंग वन ऑन अनदर वे ले रहा है। बहुत से लोग सप्लीमेंट्स जिम में लेते हैं, बहुत से लोग अब ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं चीज़ों को लेके। तो इसका भी क्या इम्प्लीकेशन हार्ट हेल्थ पे पड़ रहा है, कि इसका इम्प्लीकेशन सिर्फ आउटर एक्सटीरियर हमारा जो अपीयरेंस है उस पर पड़ता है? नहीं, एंटी एजिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि एंटी एजिंग के कौन से ड्रग्स हैं और वो व्हाट वाज शी टेकिंग और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो मेरी अभी आई एम नॉट डेल्व इनटू दैट टू मच। बट ये बात ज़रूर है कि सप्लीमेंट्स अगर आप लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिल्ड, कि आपको मसल बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट चाहिए, तो आई थिंक इट शुड ऑलवेज बी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। ओके, है ना, एक काउंसलर, एक डॉक्टर के गाइडेंस में होना चाहिए। एंड देयर आर मेनी नेचुरल प्रोटीन्स विच कैन बी टेकन इंस्टेड ऑफ यू गोइंग फॉर सप्लीमेंट्स। भाई मिल्क प्रोटीन होता है, एग प्रोटीन होता है, ये सब नेचुरल प्रोटीन्स आर बेटर देन जो प्रोसेस्ड प्रोटीन्स होते हैं उसके मुकाबले में। ऐसे ही प्रोसेस्ड फूड का भी मामला है। हाँ, आप नेचुरल फूड लें इंस्टेड ऑफ प्रोसेस्ड फूड, तो वो बेहतर होता है। एंटी एजिंग के मामले में आप कॉस्मेटिक सर्जरी वर्जरी कराओ तो वो तो ठीक रहता है भाई, ठीक है, आप उसका कोई इफेक्ट नहीं होता हार्ट हेल्थ उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, आप एंटी एजिंग ड्रग्स ले रहे हो तो उसका क्या होता है, वेट लॉस ड्रग्स आते हैं, एंटी एजिंग ड्रग्स आते हैं, इनका डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होता है। क्योंकि बहुत सारी बार वो साइड इफेक्ट्स धीरे धीरे समझ में आते हैं। आपने 1 साल 2 साल ली, एकदम से नहीं होता कुछ भी। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली अफेक्ट करती है हार्ट को भी, बाकी ऑर्गन्स को भी। तो जब भी अगर कोई ऐसे ट्रीटमेंट लेते हो अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। आप किसी को लेते हो, इसने क्या इसको इस पे काम कर रहा है, इसने लिए तो अब हम भी ले लें और मैं भी ले लूँ, तो दैट माइट नॉट बी राइट फॉर यू। ओके सर, आप भी इंदौरी, हम भी इंदौरी, पर आपके पास एक वैल्यू एडवांटेज है कि आप मुंबई में भी रह के आए, और पर्टिकुलरली हमारे इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। अभी कुछ चीज़ें अब जो मुंबई में हो चुकी थी या होंगी आगे चल के, जो हो चुकी हैं वो अब हमारे यहाँ आ चुकी हैं, और जो होने वाली होंगी वो भी नेक्स्ट 5 साल में 10 साल में आ जाएंगी। अब आपने एक मुंबई की लाइफस्टाइल ऑब्जर्व की होगी, क्योंकि वहाँ पर भी वही हसल बसल, स्ट्रेस और खाने को लेके और वो सारी चीज़ें हैं। अब इंदौर की भी आप लाइफस्टाइल देख ही रहे हैं, पर्टिकुलरली कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुई है। नाइट लाइफ इवॉल्व हुई है, ट्रैफिक बढ़ा है, स्ट्रेस बढ़ा है, पॉल्यूशन बढ़ा है। तो क्या आप एनालिसिस कर पा रहे हैं कि यार मुंबई में ये चीज़ हुई थी और वहाँ अगर कुछ प्रिवेंटिव स्टेप लिए गए होंगे, वहाँ की या तो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए होंगे या तो पब्लिक ने लिए होंगे अपने लिए, तो क्या वो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो अभी राइट नाउ एट दिस स्टेज इंदौर में हम बता सकते हैं लोगों को, हमारे लिसनर्स को, कि यार ये चीज़ों से कुछ तो सोल्यूशन मिला था हमें मुंबई में, जो अब आप इंदौर को सजेस्ट करेंगे? क्योंकि बहुत इंटेंस ग्रोथ हो रही है अभी हर चीज़ में। यस, आई थिंक वी नीड गुड टाउन प्लानिंग। ओके। और मुंबई में जब पिछली बार गया था तो आई वाज वेरी हैप्पी कि ट्रैफिक कंजेशन कम था, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्लाईओवर्स एंड स्टफ लाइक दैट। ओके। बट आई थिंक जो प्रॉब्लम हमारे साथ उस टाइम पे इंदौर में थी और जो अभी है, वो डेफिनेटली पॉपुलेशन ओवरलोड है, और बाहर के लोग हमारे यहाँ बहुत सारे आए हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, उसकी वजह से। तो मैं आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू लुक एट, भाई आप अगर रोड रेज भी हो रहा है ना हमारे यहाँ। हाँ, अब बढ़ गया, पहले होता ही नहीं था। हाँ, तो वो सब भी तो स्ट्रेसफुल होता है। आदमी अगर जो पहले 15 मिनट में सफ़र कर रहा था कम्यूट करने में, उसको 15 मिनट लग रहे थे, अब उसको 45 मिनट लग रहे हैं। तो वो मेंटेलिटी हमारे यहाँ 10 मिनट वाली। पोल्यूशन भी हो रहा है, वो धुआं छोड़ रहा है गाड़ी से, हॉकिंग भी कर रहा है, तो नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है, तो वो भी एक स्ट्रेस का एलिमेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आई थिंक वी नीड टू पॉइंट आउट, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, दीज आर 2 बैक बर्नर पे हैं जो सबको अफेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ हमको नहीं, पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो वो भी एक रीज़न है कि इसकी वजह से हमारी जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा ख़राब हो गई है। उसकी वजह से भी हार्ट पे, दिमाग पे, प्लास्टिक्स का इंक्रीज़ हो गया है हमारे खाने में, हमारे पानी में ना। वी यूज़ लॉट ऑफ बॉटल वाटर। चाय अगर आप
पीते आजकल वो कोरोना के बाद से कप खत्म हो गए, वो प्लास्टिक वाले कप देते, दे वेरी बैड एक्चुअली। तो ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे आपके सिस्टम में अक्रू हो रही हैं, एक्यूमुलेट हो रही हैं अंदर अंदर, तो कहीं ना कहीं वो भी असर करता है। तो ज़रा बहुत सारी चीज़ें, मैंने बताया ना बहुत सारी चीज़ें, बट हमको मेजर जो चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई करके एक मैसेज देना चाहिए यूथ को कि कम से कम आप ये तो ये आपके हाथ में। हाँ, इट इज़ इंदौर का पोल्यूशन है वो आपके हाथ में तो नहीं है, आप तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो, पर अपनी लाइफ के लिए आप जो चीज़ें कर सकते हो वो आप करो। सर अभी पॉल्यूशन वाली आप बात कर रहे हैं, और मैं क्योंकि मीडिया में रहते हैं हम लोग काफ़ी चीज़ें, तो इन्फॉर्मेशन होती है। अभी इंदौर में जो एट प्रेजेंट में हमारा ऑक्सीजन जोन है वो बचा है 9%। तो हाउ इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन इज़ फॉर गुड हार्ट हेल्थ, गुड हार्ट हेल्थ, तो उसका कुछ ऑक्सीजन का रिलेटिविलिटी है और हार्ट हेल्थ को लेके? नहीं, हार्ट से तो है ही एक्चुअली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। आपकी गट हेल्थ, ब्रेन, किडनी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, सिर्फ हार्ट ही से कनेक्ट नहीं करना चाहिए उसको, बिकॉज द मोर ग्रीनरी यू हैव, द लेस पोल्यूशन यू हैव, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, और उसमें हार्ट तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। ओके सर, मैं आपकी प्रोफाइल जब पढ़ रहा था तो उसमें मुझे 2 चीज़ें दिखी थी। एक, यू आर टेकिंग केयर ऑफ एडल्ट ऑल्सो एंड चाइल्ड हार्ट हेल्थ भी ऑल्सो। तो चाइल्ड में अभी एट प्रेजेंट में ऐसे क्या केसेस दिख रहे हैं? क्योंकि ठीक है हम बड़े लोगों में तो कार्डियक अरेस्ट देख रहे हैं, जब बच्चों की हार्ट हेल्थ की बात आती है तो उसमें कुछ क्या ये इनबॉर्न होते हैं या कुछ ओवर द पीरियड चीज़ें हो जाती है? आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट, आई हैव मूव्ड टुवर्ड्स एडल्ट मोर। मैं अभी एडल्ट की तरफ मूव कर गया हूँ। आई एम नॉट डूइंग पीडियाट्रिक केसेस अ लॉट। तो बच्चों के केसेस जो हम हार्ट की जो सर्जरी के लिए डील करते हैं वो तो कंजेनिटल हार्ट डिसीज होती है, हार्ट में छेद हो गया या वाल्व ख़राब है या नसें गलत जुड़ी हुई हैं, तो उसका इलाज सर्जरी से होता है, वो दैट्स ए स्पेशलाइज्ड फील्ड। ओके, तो वो उसका कोई इन चीज़ों से ज़्यादा वास्ता नहीं है, इससे कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। सर इंदौर में अभी पर्टिकुलरली हम जो एक सिनेरियो देख रहे हैं, हर चीज़ में ग्रोथ का मॉडल सेट है। चाहे एक कैवियाट ज़रूर है उससे, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि वो लड़की जो हु डाइड यंग एज डांसिंग ऑन द स्टेज। तो अगर आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि बचपने में किसी को somebody died suddenly, ओके, तो दैट शुड बी अ मार्कर कि आप बाकी बच्चों का, बाकी जो रिश्तेदार हैं उनका भी इवैल्यूएशन किया जाए। उनका एक बेसिक टेस्ट होता है एको, कम से कम वो तो हो जाए। जैसे कभी कभी नसें जो होती हैं गलत जुड़ी हुई होती हैं हार्ट में, जो जिस नसों में अटैक आता है ना, वो गलत डायरेक्शन में जारी होती हैं, कहीं से दब रही होती हैं, या हार्ट में और कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा रहता है। तो अगर वो पहले से आइडेंटिफाई हो जाती है तो हम उनको बता सकते हैं कि भाई आपको एक्सर्शन लेवल इतना रखना है या आपको कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी है, तो ये सब किया जाता है। तो कंजेनिटल हार्ट डिसीज के बारे में ये अच्छी बात है कि अगर ऐसा कोई निकलता है घर में तो बाकी सबका भी वैल्यूएशन हो जाए, नहीं कि उसी को ठीक करा के आपने छोड़ दिया। ओके, मतलब वो पूरी एक फिर फैमिली में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उनका सबका उन फैमिली के बच्चों का सबका टेस्ट होना चाहिए। ओके सर, अभी ये सारी प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं, बट अभी हम वही बात कर रहे हैं कि अनअवेयर्ड है, या हम देख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो बीइंग एन एक्सपर्ट, आप पिछले 2 डिकेड से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या वो छोटे छोटे बोलेंगे कि हिंट हो सकते हैं या वो छोटे छोटे अलर्ट्स हो सकते हैं कि यार यू आर एट रिस्क, आपको अब या तो प्रिवेंटिव केयर के लिए जाना चाहिए या यू कैन कंसल्ट समवन कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में चेंजेस? क्योंकि हार्ट का अभी भी लोगों को ठीक एक सिंबल है कि भाई लेफ्ट हैंड पेन होता है, ये बहुत लोगों को अभी पता है, जो समझ में आता है, लेकिन ऑल ऑफ सडन अगर कोई चीज़ हो रही है, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं या हार्ट बीट बढ़ रही है, या तो क्या वो कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक्स सिम्टम्स होते हैं या कुछ ऐसे अलर्ट्स होते हैं जो एक कॉमन मैन असिस्ट करके चला जाए आपके पास? हाँ, नहीं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन आज की तारीख में। और हमारे जो मेन सिम्टम होता है, हम हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के बारे में बात कर रहे हैं आज, विच इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट वी आर डीलिंग विद। उसका मेजर सिम्टम होता है चेस्ट पेन, छाती में दुखना। ओके, छाती में दुखना, और उसको हम हमारी लैंग्वेज में एंजाइना बोलते हैं। ओके, एंजाइना उस दर्द को बोलते हैं कि आपने कोई एक्सर्शन किया, आपने दौड़ लगाई या आप तेज़ी से चले, यू फील हैवीनेस इन योर चेस्ट। आपको उल्टे हाथ में, उल्टे तरफ सीने में और हाथ में भी कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा था किसी ने बोझ रख दिया हो, somebody is कुछ बोझ रख दिया यार, किसी ने कुछ रख दिया, ऐसा लग रहा है टाइट हो रहा है। ओके, एंड देन आपने वो एक्टिविटी बंद कर दिया, आपने रिलैक्स किया तो लगा कि वो बोझ उतर गया। ओके, फिर आपने किया, सेम फीलिंग अराइजेस। ओके, जब भी आप करते हो, आपको एक्सर्शन करने आते हो, आपको लगता है कि यार किसी ने बोझ रख दिया सीने पे, और जैसे आपने एक्टिविटी बंद करी उसको हम बोलते हैं चेस्ट पेन और एक्सर्शन। एक्सर्शन पे आपको चेस्ट पेन आ रहा है,
और कभी कभी वो चेस्ट पेन हाथ में जाता है, उल्टे हाथ में, कभी कभी वो जबड़े तक जाता है, जॉ में किसी लोग तक जबड़ा भिंच रहा है। तो ये मेन सिम्टम होता है, चेस्ट पेन और एक्सर्शन। कुछ लोगों को दर्द होता रहता है पूरे टाइम, 24 घंटे बस हो ही रहा है दर्द, वो दर्द हार्ट का दर्द नहीं होता है। वो नहीं होता है कंटिन्यूस, अगर हो रहा है कंटिन्यूस हो रहा हो यूजुअली वो दर्द हार्ट का दर्द नहीं होता है। ओके, आपने एक्सर्शन किया, दर्द आया, आपने रिलैक्स किया, चले गए, ओके, वो दर्द चला गया। दैट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ट पेन, जिसे हम बोलते हैं ना एंजाइना। तो ये सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है। दूसरा सिम्टम होता है कि आप कोई काम तेज़ करने आते हो, आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है, या कोई काम करने आते हो आपकी सांस फूल जाती है। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, कि आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी नहीं है, स्टैमिना, आपका स्टैमिना ही नहीं है। तो जब भी आप करने आते हो तो आपकी धड़कन तेज़ होती है, वो नेचुरल रिस्पॉन्स है। हर आदमी जब भी आप दौड़ोगे तो आपकी धड़कन बढ़ेगी, आप दौड़ोगे तो आपकी सांस भी फूलेगी। तो या तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो देन यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, या फिर आप धीरे धीरे अपनी उसी एक्टिविटी को बढ़ाते जाओ, एनसी कि भाई आप कर पाते हो नहीं कर पाते, तो और नहीं कर पाते हो तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके, आपने सर ये अभी जो पॉइंट बताया ना ये वाला, कि अगर ऑल ऑफ सडन हो रहा है, ऐसा अभी एक केस रिसेंट में हुआ है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे, अगर आपको भी वो केस पता हो तो, नरेंद्र सलूजा जी, जो रिसेंट में वेडिंग में गए थे और वहाँ पर उनको ऑल ऑफ सडन यही पेन हुआ, ठीक हो गया, फिर हुआ, और उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया और अल्टीमेटली वो कार्डियक अरेस्ट हुआ और ही डाइड। अगर आपको एक नून हो तो ऐसे केसेस हो रहे हैं अभी। हाँ, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, हाँ, एंजाइना को एसिडिटी समझ के। हाँ, क्योंकि फूड कल्चर हमारा थोड़ा ऐसा है। लोगों ने अपनी जान दी है सीने में दर्द को, घबराहट को एसिडिटी समझ के, कि एसिडिटी है, एसिडिटी को इनो पी लेते हैं अभी ठीक हो जाए। इन्होंने बहुत लोग ही जान लिए, ओके, है ना। तो ये होता है, और इसमें जनरल पब्लिक साथ में आई हैव सीन डॉक्टर्स हु हैव डन दिस एंड दे हैव डाइड, ओके, है ना। अभी एक आपने सुना होगा, एक बैडमिंटन खेलते हुए साहब थे एंड ही रिफ्यूज मेडिकेशन। उनको तो समझ में आ गया था बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस रीजंस कि भाई मैं नहीं खाऊंगा दवाई, बिकॉज वो 5 बजे या 10 बजे के बाद वो दवाई खा सकते थे। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये जो हमारा दिल है ना, इट इज़ वेरी क्लोज टू द स्टमक, वो पेट के बहुत करीब है। तो जब हार्ट में तकलीफ होती है ना, स्पेशली अटैक आता है, तो स्टमक भी गड़बड़ करता है, उस समय में वॉमिटिंग सिचुएशन में होता है आदमी को, हार्ट बर्न जिसे बोलते हैं, एसिडिटी भी होती है, एसिडिटी होती है, घबराहट भी होती है। पर जिस सिर्फ अगर एसिडिटी होती है ना, तो एसिडिटी के साथ में कभी आपको घबराहट, पसीना नहीं आएगा, हाथ पैर ठंडे नहीं होंगे। अगर आपको एसिडिटी हो रही है और आपको पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है और हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, तो दैट इज नॉट एसिडिटी। और मैं तो लोगों को ये भी सलाह देता हूँ कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है, इफ़ यू नॉट, आपको एसिडिटी की बीमारी नहीं है पहले से, पहली बार ही एसिडिटी हुई है आपको, तो देन यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर। ओके, बिकॉज एसिडिटी क्या होती है कि लोगों को पता रहता है कि मुझे एसिडिटी होती है, मुझे कुछ खाने से बार बार तकलीफ होती है, तो वो एसिडिटी दवाई लेते रहते हैं। अचानक आपको बिना किसी रीज़न की एसिडिटी हुई है, रात को 12 बजे 1 बजे अचानक हो गई है, या फर्स्ट टाइम हो गई, फर्स्ट टाइम हो गई, तो देन यू शुड गो एंड सी। एक ईसीजी निकालने में बुराई नहीं है। ओके, और मैं जब मैं लेक्चर्स देता हूँ, जब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, आई टेक अ लॉट ऑफ प्रिवेंटिव लेक्चर्स। ओके, तो उसमें हम हमेशा बोलते हैं, एक तो मैंने आपको 10 मिनट एक्सरसाइज की बताई, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम बोलते हैं कि हर घर में डिस्प्रिन होनी चाहिए। डिस्प्रिन 325 एक टैबलेट आती है, विच शुड बी इन एवरी हाउस होल्ड। वो जो पानी में डिजोल्व करके पीते हैं। यस, ओके। आपको एसिडिटी भी हो रही है, आप एसिडिटी की गोली भी खाओ, बट एट द सेम टाइम अगर आप दूर हो हॉस्पिटल से, तो हम बोलते हैं कि आप डिस्प्रिन घोल के पानी में पी जाओ। ओके, दैट इज़ फर्स्ट एड फॉर हार्ट अटैक। ओके, चोट लगती है तो फर्स्ट एड करते हैं ना, हाँ, बैंडेज लगा लिया। दिस इज द फर्स्ट एड फॉर हार्ट अटैक। ओके, कि आपने घर पे डिस्प्रिन दे दी उसको, एंड देन यू टेक हिम टू हॉस्पिटल। वो इलाज नहीं है, यू टेक हिम टू हॉस्पिटल, एक ईसीजी निकलवाओ उनका। और ईसीजी में अगर डॉक्टर आपको बोलता भी है ना कि नहीं आपका ईसीजी ठीक है, अगर पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है, कीप हिम इन द हॉस्पिटल। ओके, आधे घंटे बाद फिर ईसीजी निकालो। कभी कभी पहले ईसीजी में पकड़ में नहीं आता अटैक, दूसरे ईसीजी में पकड़ में आता। आपका मरीज अगर बेचैन है तो आप किसी बात सुन के कि आपका ईसीजी ठीक है घर ले जाओ, इट हैज हैपेंड। हॉस्पिटल पहुंचे, पहला ईसीजी ठीक है घर ले आए, एंड पेशेंट डाइज। ओके, खासतौर पे यंग पेशेंट, पर 30 साल की उम्र है, क्या होगा इसको? हाँ, 30 साल की उम्र में हो रहा है सब कुछ, वही तो कंसर्न वही है। तो यस, तो आप जाओ वहाँ पर, जब तक आपको आराम नहीं होता तो आप वहीं पे रहो। एक ईसीजी निकालो, दूसरा ईसीजी भी निकलवाओ अगर आपको पहले ईसीजी में कुछ पकड़ नहीं रहा। एक ब्लड टेस्ट भी होता है, ट्रोपोनिन बोलते हैं उसको हम। तो अगर मान लो बेचैनी बढ़ रही है और आराम नहीं पड़ रहा है, तो जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो ट्रीट कर रहा है, देन आज कि आप ट्रोपोनिन की जाँच भी करा लो। ओके, वो किसी को करा ही लेंगे, पर वो भी जाँच होती है, उसमें ही पकड़ में आया था कि आपको हार्ट अटैक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, किसी ने आपको बोल दिया कुछ नहीं है जाओ,
तो वो तो सो जाएगा जाके घर पे, और आप आके शायद उठो ही नहीं। तो इट इज़ आवर हेल्थ इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इमरजेंसी में बहुत सारे बार डॉक्टर्स मे बी दे आर नॉट दैट अवेयर या दे आर नॉट दैट कॉशियस, उनके पास बहुत ज़्यादा काम है, भीड़ है, कुछ नहीं, आप जाओ घर। आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, स्टे देयर। हमारे यहाँ आदमी को सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है अस्पताल जाने के बाद, घर कब जाऊँ। हाँ, मतलब कब निकलूँ। दवाई शुरू करने के बाद पहला सवाल होता है दवाई बंद कब होगी। अरे भाई, आपकी बेहतरी के लिए दवाई दे रहे हैं ना, बंद क्यों करना है, अभी शुरुआत तो होने दो उसकी। तो अस्पताल पहुँचने जाता है, फिक्र थे घर कैसे जाऊँ। तो आप अपनी हेल्थ का हैंडल खुद अपने हाथ में रखना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो स्टे देयर इन द हॉस्पिटल। एक के बाद दूसरा इसी निकलवा लो, ब्लड की रिपोर्ट करा लो, पूरा इत्मीनान हो जाए, आपको अच्छा लगने लगे तब घर आओ। बिकॉज आज की तारीख में आपको बताऊँ कि हार्ट अटैक के बाद पहले जैसा नहीं है कि हार्ट अटैक आया तो आदमी कुछ हो जाए। हार्ट अटैक के बाद किस टाइम पे अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है तो इतना बेहतरीन इलाज अवेलेबल है कि हार्ट अटैक को हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कर सकते हैं। यस, इफ यू आर कमिंग विद इन 4 आवर्स, जितनी जल्दी आप आओ, 1 घंटे में आओ तो और भी अच्छा है। अगर 4 घंटे के अंदर अंदर आप आ जाते हो तो जो हार्ट अटैक से डैमेज वाला होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम वेरी स्ट्रांग इंजेक्शंस। उससे जो थक्का जमा होता है हार्ट में उसको हम दे के खोल सकते हैं, और हार्ट का जो फ्लो है ब्लॉकेज का वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं उस चीज़ को। तो अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है आने के बाद भी। क्या आपको क्या अटैक आ चुका है फिर भी हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो डैमेज मिनिमल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लो वो इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, दवाई काम नहीं कर रही, तो आजकल हमारे पास पामी करके एक टेक्निक होती है, पामी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। कि आपको हम उसी टाइम पे फ़ौरन कैथ लैब में लेके देखते हैं कौन सी नस ब्लॉक है उसमें, या तो उसको बलून से फुला देते हैं या उसमें स्टेंट डाल देते हैं। उससे भी पूरा जो डैमेज है वो रिवर्स किया जा सकता है। है ना। तो ये 2 टेक्निक्स ऐसी हैं, 2 ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिससे अटैक को प्रिवेंट किया जाता है, प्रोवाइडेड कि आप टाइमली पहुंचाओ। आप 6-8 घंटे बाद पहुंचते हो अटैक के, तो उस टाइम पे भी हम बहुत सारी मदद तो कर सकते हैं, बट जो डैमेज हो गया फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ रहे ना। हार्ट का मसल ऐसा होता है कि बहुत बहुत डेलिकेट होता है वो। उसको सप्लाई अगर आपने बंद कर रखी है तो वो फिर मर जाता है। और जो चीज़ मर गई, हाथ कट गया तो गया, फिर उसको आप बोलो साहब आप 10 लाख ले लो हमसे, पर उसको वापस कर दो। तो टाइम इज मसल, हमारे यहाँ कहावत होती है टाइम इज मसल। जितनी जल्दी आप पहुँचे उतना आप मसल बचा लोगे अपना। उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? पेशेंट। ये बात पेशेंट को समझ में आनी चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूँ अपनी हेल्थ के लिए, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर अपनी तरफ से बेहतरीन इलाज दे सकता है, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रिवेंशन भी मुझे करनी है, दवाई भी मुझे खानी है। बिकॉज यू कैन एनालाइज बेटर कि आपके शरीर में क्या चल रहा है ना। हाँ सर, अभी आपने वो जो हार्ट अटैक वो रिवर्स वाली बात की, पुरानी मूवियों में मैंने वो देखा है, और एक वो रोबोट मूवी थी उसमें भी था। उसमें तो स्पेशली उन्होंने 2-3 घंटे के अंदर वो जो मशीन लगा के वो जो शॉक देते हैं, वो क्या प्रोसेस होती है? ये समथिंग रिलेटेड टू वही है कि कुछ अलग चीज़ है? वो तो ऐसा होता है कि जब हार्ट किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट होती है, जैसे कहीं पे है और आदमी अचानक गिर गया और पता लगा कि ही इज़ नॉट ब्रीदिंग, ही इज़ नॉट मूविंग, तो आप उसको शॉक दे सकते हो उस टाइप। कभी जैसे एक हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम होती है, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, उसमें हार्ट की गति इरेगुलर हो जाती है और ब्लड प्रेशर 0 हो जाता है। तो उसको अगर हम शॉक देके उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं और वो फिर नॉर्मलाइज हो जाता है फ्लो। उसी टाइम पे CPR भी करना होता है। तो CPR ऑल्सो बेसिक टेक्निक विच एवरीबडी शुड नो। आपके दोस्तों में अगर स्मार्ट लोग हैं और भगवान अगर ये प्रॉब्लम होती है तो देन इफ दे आर अवेयर दे कैन डू स्टार्ट थ्रू CPR। आपको उन्होंने उस करते करते CPR से होता है कि आपका ब्रेन प्रोटेक्ट हो जाता है। पंप जब आप एक्सटर्नल पंपिंग करते हो तो पंपिंग से मेन एम इज कि दिमाग को खून पहुंच जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिमाग को लाइव रखना है। यस तब तक आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ। फिर उसके बाद आपको अगर मान लो उसके बाद ही ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, आपको वेंटिलेटर पर रख के ऑक्सीजन दे देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जब तक आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ। तो हॉस्पिटल के बाहर CPR ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो आज की यूथ को मालूम होनी चाहिए। वी कंडक्ट लॉट ऑफ कैंप्स, अवेयरनेस, बहुत सारा गवर्नमेंट लेवल पे भी अवेयरनेस होता है CPR के। पुलिस ऑफिसर्स को, पैरामेडिक्स को भी ये सिखाते हैं ताकि वो भी अगर उस टाइम पे मौके पे हो तो दे कैन हेल्प। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूथ को मालूम होनी चाहिए। लर्निंग अदर स्किल्स, साथ में अपनी लाइफ को बचाने की, दूसरे की लाइफ को बचाने की, ये भी स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। सर, अभी हार्ट अटैक के जितने केसेस सुनने में आ रहे हैं उसके साथ ही बहुत सारे यूथ में ब्लड प्रेशर के भी केसेस सुनने में आ रहे हैं, और पर्टिकुलरली ठीक है हमारे घर में मम्मी को भी है, पापा को भी है। अब ठीक है मैं 40 क्रॉस कर चुका हूँ तो मैं भी बहुत सारी प्रिवेंटिव अब चीज़ें करने लगा हूँ। तो ब्लड प्रेशर का क्या ये साइन है कि यू आर समथिंग रॉन्ग इज़
इन योर हार्ट हेल्थ कि ब्लड प्रेशर अब एक न्यू नॉर्मल हो चुका है कि भाई ब्लड प्रेशर है तो इट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर हार्ट हेल्थ, ये ठीक है मिल गया है तो अब ये कंटिन्यू रहेगा आपकी लाइफ के साथ, तो ऐसा कुछ भी है? क्योंकि ये यूथ को भी अब ब्लड प्रेशर होने लगा है। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ ऑफ एज ऑफ 35, उसको भी अब ब्लड प्रेशर हो गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर वॉज ओरिजिनली मेंट फॉर सीनियर सिटीजन, लेकिन अब वो यूथ को भी होने लगा है, तो ही नीड टू वरी अबाउट दैट और नॉट? नहीं, ऐसा नहीं है। हाइपरटेंशन से बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर सबको होता है। ब्लड प्रेशर इज एन एंटिटी, एक मेजरेबल एंटिटी है। हाइपरटेंशन इज बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ। हाँ, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना होता है। जब हम हार्ट की बीमारी के बारे में बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। उसमें मेन जो 3 मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं वो है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, ठीक है, बढ़ी हुई शुगर और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। ओके। और ये तीनों जो तीनों बीमारियां हैं ये आसानी से ट्रीटेबल है। ओके। एक 28 साल के नौजवान को भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है, एक 60 साल के आदमी को भी हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि उसकी एज क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको ट्रीट किया जाए। ओके, समझ रहे हैं आप? ऐसे ही शुगर है ना, शुगर भी अगर बढ़ी हुई है तो उसकी एज नहीं देखी जाएगी कि अरे यार 28 साल का आदमी इसको शुगर हो गई तो अब क्या करें, चलने दो। तो उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। ओके। तो हम जब शुरुआत करते हैं तो हमेशा डाइट से, एक्सरसाइज से और मेडिसिन से शुरुआत करते हैं। ओके। है ना? तो सबसे पहली जो एडवाइस होती है वो डाइट से होती है। अगर आप अपने खाने में नमक ज़्यादा लेते हो, ओके, तो दैट कैन बी ए रीज़न ऑफ हाइपरटेंशन, है ना? अगर तला गला आप बाहर का खाना खाते हो, ये एक कारण होता है हाइपरटेंशन का। दूसरा कारण होता है ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी एक कारण होता है ब्लड प्रेशर का। तो ये चीज़ें पहले एड्रेस करी जाती हैं। और अगर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है तो साथ में हम मेडिसिन भी शुरू करते हैं, मेडिसिन। बिकॉज अगर आप ये चीज़ों से असर लेने, कंट्रोल में लेना चाहते हो तो उसका इसको 6 महीने लगे, साल भर लगे, पर साल भर तक अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहा तो वो डैमेज करेगा। तो इसके लिए हम साथ में स्मॉल डोज ऑफ मेडिकेशन भी चालू करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर पेशेंट हमारी एडवाइस फॉलो करता है, ये से एक्सरसाइज करता है, नमक कम करता है, डाइट में मॉडिफिकेशन करता है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स बढ़ाता है, तो उसका नेचुरली ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, तो दवाई का डोज भी कम होता जाएगा, हो सकता है दवाई बंद भी हो जाए। ओबेसिटी इज़ एन एक्वायर्ड कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आप मोटे हो तो हमारा पेट जो है, लिवर की वजह से बहुत सारी बार उस पर दबाव पड़ता है, फैटी लिवर हो जाता है। ओके। उसकी वजह से ही पीपल गेट हाइपरटेंशन। किडनी पे दबाव पड़ता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। ओके। तो इफ़ यू लूज वेट दैट कैन आल्सो क्योर योर हाइपरटेंशन। ओके। तो ये चीज़ें होती है। ओबेसिटी से डायबिटीज़ हो जाती है लोगों को, दैट इज़ ऑल्सो क्योरेबल। अगर आपने वेट लूज किया तो उससे आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाए, आपकी शुगर कम हो जाए, पर उस टाइम तक आपको डायबिटीज़ का इलाज कराना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में अक्सर लोग बोलते हैं अरे डॉक्टर की बीमारी बनाई बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल क्या, कोलेस्ट्रॉल सब में नेचुरली कोलेस्ट्रॉल होता है, पर कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल होता है जो नॉर्मल होता है। अगर उससे बढ़ा हुआ है, जैसे ब्लड प्रेशर, आप बोलो ना ब्लड प्रेशर, तो आज हम सुनते हैं ब्लड प्रेशर हो गया लोगों को। हाँ, मतलब हो गया, ब्लड प्रेशर नहीं हो गया, ब्लड प्रेशर तो है ही सबको है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जो रेंज है उससे बढ़ा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं हम? रिसर्च से, कि भाई इतना ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, इससे बढ़ा हुआ होता है तो ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, शुगर बढ़ी हुई हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई हो, तो न सिर्फ वो आपके हार्ट को डैमेज करता है, आपके दिमाग की नसों को, आपकी किडनी की नसों को, आपकी आँख की नसों को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को डैमेज करता है वो। तो हम जब बात करते हैं ना हेल्थ स्पैन की, तो 25 साल के नौजवान को अगर मालूम चल गया है ब्लड प्रेशर, और आई एम कैन गिव यू अम्पटीन एग्जाम्पल्स जिनको मालूम है बात, पर वो बोलते हैं दवाई चालू कर देगा डॉक्टर, इसलिए चलने दो, कोई बात नहीं, अभी कोई तकलीफ तो ही नहीं। व्हेन ब्लड प्रेशर गिव्स यू सिम्टम्स, इसका मतलब आप लेट हो गए। ओके। ब्लड प्रेशर इज साइलेंट किलर, एसिम्टोमेटिक होता है, उसका कोई सिम्टम नहीं होता है। ओके। बढ़ी हुई ब्लड प्रेशर का भी, बढ़ी हुई ब्लड शुगर का भी लंबे टाइम तक जब सिम्टम्स आना शुरू हो गए, इसका मतलब आप लेट हो गए। तो इसलिए जब आपको जिस दिन आपका डायग्नोस हुआ उस दिन आपको प्रिकॉशन लेके अपनी डाइट में, एक्सरसाइज से और डॉक्टर से मिलकर आपको दवाई अगर वो दे रहा है, तो अगर वो बोलता है कि नहीं आपका हम बिना उससे कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो आपको दवाई दे रहा है तो आप भगवान के लिए वो दवाई लो और शुक्र मनाओ कि आपकी जल्दी डायग्नोस हो गई चीज़, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ नाउ, है ना? मतलब तो दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके होते हैं चीज़ों को लेने के। कि आपको कोई बीमारी बताई डॉक्टर ने, एंड यू से कह रहे यार खत्म हो गया सब कुछ, अब तो बीमारी हो गई क्या है। एंड दूसरा तरीका होता है कि नहीं यार चलो आज मालूम चल गया, आई टेक प्रिकॉशन, अच्छा रहूँगा, कोई डैमेज तो हुआ नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इट्स अ मैटर ऑफ माइंड सेट कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हो। आप बोलो हेल्थ तो मेरा राइट है, मैं तो अच्छा ही रहूँगा, भगवान को मुझे अच्छा ही रखना चाहिए,
तो भगवान ने आपको बहुत अच्छी बॉडी दी है, बट देन यू आर द केयर टेकर। तो आप अपने जो आपको उसने आपको मकान मालिक ने किराए के लिए मकान दिया रहने के लिए, अब मैं तो ना सफाई करूँगा ना कुछ करूँगा, उसमें रहूँगा बस, और वो अच्छा रहना चाहिए, पॉसिबल नहीं। तो इट इज़ लाइक योर बॉडी इज़ लाइक दिस, कि आपको भगवान ने बेहतरीन सिस्टम्स दिए हैं। एक आँख को रेप्लिकेट नहीं कर पाते हम, एक किडनी को नहीं बना सकते, नहीं बना सकते आप तो वो आपको जो दिया है उसको अगर आप मेंटेन करते हो अच्छे से, तो इट इज़ योर नॉट ओनली योर राइट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। मतलब हमारी बॉडी सर 3 चीज़ों से चलती है बेसिकली, ऑक्सीजन, फूड और पानी। ठीक है, हम ऑक्सीजन को सुधार नहीं सकते, आप सजेस्ट करते हैं कि फूड को सुधार लें, और पानी भी सुधारा जा सकता है कुछ हद तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं जो हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और ये अगर हमने अडॉप्ट कर लिया तो ये जो हार्ट हेल्थ है ये हमारी हमेशा बेटर रहेगी। और दूसरा, अगर ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो रहा है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है, उसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है कि मेडिसिन नहीं खाना है। 25 साल की उम्र से ही लोगों को अर्ज करते हैं कि दे शुड गेट देयर ब्लड प्रेशर चेक्ड, व्हिच इज़ वेरी इजी। आजकल आसानी से मशीन 1000 रुपये में मिल जाती है, आप घर पे रख सकते हो, और शुगर भी बहुत आसानी से चेक हो सकती है ना। और तीसरी चीज़ कोलेस्ट्रॉल की एक बार आपको लैब में जाके जांच करानी, अगर ये लेवल्स के बाहर है रेंज तो आपको इसको ठीक करना चाहिए। सबसे पहले हम डाइट और एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो मेडिसिन देते हैं, विच शुड बी नो शेम इन टेकिंग दोज मेडिकेशंस, बिकॉज वो आपकी बेहतरी के लिए। ओके सर, आप अभी पिछले 2 डिकेड से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया होगा, और अभी जो हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांसमेंट होने लगे हैं, जो ट्रीटमेंट शायद पहले 1-1 महीने लेते होंगे चीज़ों को लेके, अब वो बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो अभी क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीटमेंट्स में आ गए हार्ट हेल्थ को लेके, कि पहले चूँकि आप 20 सालों से अब उस चीज़ में हैं, तो पहले ये ट्रीटमेंट बहुत लंबे होते थे, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होती थी, क्योंकि ये ईज़ करेगा लोगों को आने में। लोगों को हमेशा यही लगता है कि यार ट्रीटमेंट में, वही जो आप बता रहे ना कि यार हॉस्पिटल आता है तो सोचता है कितनी जल्दी वापस जाऊँ या कितनी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो एक अगर ये इन्फॉर्मेशन होगी ना कि इट इज़ बहुत ईज़ प्रोसेस हो गई है, अब बहुत जल्दी हो जाती हैं सारी चीज़ें, मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है, तो अभी क्या वो एडवांसमेंट हो गए हैं अब? एक तो पहली बात मैं करना चाहूँगा कि देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्ट्रस्ट अमंग द जनरल पब्लिक की, अरे हम हॉस्पिटल गए तो पता नहीं क्या होगा, लूट लेंगे वो तो कुछ करेंगे, अब एक बार गए तो फिर वो कुछ देयर इज गोइंग टू बी सम इंटरवेंशन, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ करके ही भेजेंगे। तो आई अश्योर यू कि मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आर नॉट लाइक दैट, और बिकॉज वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप सही स्टेज पे आ जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, जैसे मैंने बताया ना कि डाइट एक्सरसाइज आपका काम हो सकता है, एटलीस्ट हार्ट के बारे में आई कैन अश्योर यू। दूसरी चीज़, हल्की फुल्की मेडिकेशन से काम चल सकता है, सिर्फ एक एस्पिरिन की गोली में भी आप देके चालू कर देंगे, आप चलने दो। बहुत सारी बार हम एंजियोग्राफी करते हैं अर्ली स्टेज पे, ये मालूम करने के लिए कितना ब्लॉकेज है। ओके। तो अगर सही टाइम पे एंजियोग्राफी हो जाती है, जिसको हम रेकमेंड करते हैं, तो बहुत सारी बार हल्के फुल्के ब्लॉकेज निकलते हैं, जिसको दवाई पे मेजॉरिटी टाइम्स हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके। ब्लॉकेज का इलाज जब करते हैं जब हम 70% से ज़्यादा हो जाता है वो। ओके। उसके पहले पहले दवाई पे ही ट्रीटमेंट होता है। अगर आपने 30% की स्टेज पे ही एंजियोग्राफी करा के देख ली है तो आपको मालूम चलेगा, तो वी कैन एडजस्ट दोज मेडिकेशंस कि वो ब्लॉकेज सालों तक वहीं पे रहे। उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है कि 30 से और कम कर दें, बट 30 पे ही रहे, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, होल्ड कर देते हैं वहीं पे होल्ड करें। तो वही ब्लॉकेज हो सकता है कि 30 पे ही रहे सालों तक, बिकॉज हमको मालूम चल गया आप क्या करना है, राइट जी। और अगर आप उसको इग्नोर करते हो, उस टाइम पे डॉक्टर की सलाह नहीं मानते हो, दवाई नहीं लेते हो, तो देन यू लैंड अप विद द ब्लॉकेज विच इज मोर देन 70%। फिर उस टाइम पे अगर एक आध नस में ही है तो हम बोलेंगे आप स्टेंट डलवा लो, ज़्यादा नसों में तो फिर माइट सजेस्ट कि आप बाईपास सर्जरी कराओ। ओके। तो उसमें भी ये है कि अगर आपको ब्लॉकेज है और अगर आप अच्छा हार्ट लेके आए हो, तो अगर आप उस टाइम पे सलाह मांग के ये काम करा लेते हो तो आपका हार्ट पूरा प्रिजर्व रहेगा। और अगर आपने सलाह नहीं मानी और अटैक खा के आते हो, आप डैमेज लेके आते हो, तो आप बोलो साहब आप अमेरिका जाकर ऑपरेशन कराएंगे। जो हार्ट कमज़ोर हो गया या जो डैमेज हो गया, वी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। मुर्दा चीज़ को आप जिंदा नहीं कर सकते। जैसे बताया आपको हाथ का एग्जाम्पल, ये हाथ कट गया, ये गया, दैट इज़ गॉन फॉर एवर। तो आप जितनी जल्दी डायग्नोस होकर जितनी जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराते हो, मैंने बताया ना कि अभी इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ स्पैन कि घसीटते घसीटते निकाल लेंगे यार 80 साल तक। 15% हार्ट काम कर रहा तो भी चलेंगे, सूजन रहे पैर हाथ पैर, बोलते नहीं बन रहा, लेट नहीं पा रहे, दांत टूटे हुए हैं, पर चल रहा है, 80 तक जी गए, तो दैट इज़ नॉट अ गुड लाइफ। हमारा अब एम ये है कि अच्छा हेल्थ स्पैन दिया जाए लोगों को, हेल्थ स्पैन दिया जाए। तो भले आपकी 40 साल की सर्जरी में उम्र में सर्जरी हो जाए। आजकल हम जब ऑपरेशन करते हैं तो वी यूज़ आर्टरीज फ्रॉम इनसाइड द चेस्ट।
Okay. तो उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है अगर आप अपना ध्यान रखते हो। उसके बाद भी यही सब काम करना है आपको, डाइट एक्सरसाइज सबका ध्यान। ऐसा नहीं कि बाईपास हो गया तो आप क्या आप कुछ भी करते वापस से फिर वही करें जो सब कुछ वही करना है जो आपको पहले हमने बताया है। सब कुछ प्रिकॉशंस लेनी है ये करने के लिए कि मुझे लंबा जीना है और अच्छा जीना है। ओके। तो अगर आपका विजन अगर शॉर्ट टर्म नहीं है कि नहीं यार अभी बच जाऊँ किसी तरीके से, तो आप बच जाओगे उससे, कोई बात नहीं, आप सलामत मानो। बट देन इफ यू हैव हार्ट अटैक तो वो डैमेज बढ़ते जाता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम सजेस्ट करते हैं तो सर हम सोच के बताएंगे, फिर वो भाग जाते हैं इधर उधर। दे टेक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, आपने सुना भी होगा कि वो कोई चिलेशन थेरेपी कराता है। क्या थेरेपी? चिलेशन थेरेपी होती है, एक दवाई देते हैं जिससे वो होता है ना, वो बोलते हैं कि हम आपकी नसों को ऐसा खोल देंगे जैसे वो ड्रेन पाइप चोक हो जाता है ना, उसमें से कि ड्रेनेज डाला हमने और साफ कर दिया, साफ हो जाता है। तो दिस इज विशफुल थिंकिंग। ऐसा कोई दवाई आती नहीं है पूरी दुनिया में, है ना। और ये सिर्फ इंडिया में चलते हैं ऐसे ट्रीटमेंट। आप यूरोप नॉर्थ अमेरिका जाओगे कहीं पे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, बिकॉज वो फ्रॉड है। तो ये कौन लोग करते हैं? ये करते हैं बहुत सारे लोग, और लोग कराते भी हैं। वो लाख लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। ओके। जिसका कोई बेनिफिट नहीं है प्रूवन। ओके। तो बहुत सारी ऐसे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है, वो उसमें करा के आते हैं, फिर वो अल्टीमेटली वो काम नहीं करती, दे सफर हार्ट अटैक। फिर आते हैं हमारे पास में, वी टेल कि आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है, करना तो फिर भी पड़ेगा, बट जो बेनिफिट पहले मिल सकता था वो अब नहीं मिलेगा। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी कि आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हो तो। और इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आप खुद एजुकेटेड हो, आप थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ते हो, थोड़ा अपने बारे में समझ रखते हो, अपनी हेल्थ के बारे में समझ रखते हो, जो ना इग्नोरेंस ब्रीड्स क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट एज वेल एज फियर। आपको डर लगता है कि आपको पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ में, अरे भाई ऐसे कैसे कर देगा आप, मतलब वो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है लोगों का। सेकंड ओपिनियन, आप दूसरा ओपिनियन ले लो, अच्छे डॉक्टर से मिल लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो ऐसा नहीं कि आज हमारे बीच में दुनिया भी क्यों बढ़ रही, बिकॉज कल्चर्स मिक्स नहीं हो रहे आपस में। मिक्स हो रहे हैं भाई, आप मुझे नहीं जानते हैं, मुझे जानते हैं, अरे तो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ में, बिकॉज वी नेवर सीन, हम मिले ही नहीं ऐसे लोगों से। तो वही जो हमारे कल्चर में हो रहा है ना आज, वही हम हेल्थ के बारे में डिस्ट्रेस है लोगों को। यार डॉक्टर बड़ा हॉस्पिटल है, पता नहीं क्या करेगा, उनको तो उनका एक ये हमको मिनिमम बिल क्रिएट करके देना है, ये मिथ्स हैं, तो ये वो तोड़ना पड़ेगी। वो आई थिंक द मोर यू लर्न अबाउट योरसेल्फ, द मोर एजुकेटेड यू आर। आप डॉक्टर से एज अ कंज्यूमर बात कर सकते हो। आप कोई सामान खरीदने आते हो ना, ये प्रॉपर इंक्वायरी करो, बात करो, है ना। तो पढ़े लिखे लोग ये सब कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी समझे कि जो सलाह दे रहे हैं आप उसको बराबर सुनो, रादर देन आप सुन ही रहे हो, इधर से निकल रही है वो, बोला कुछ करने का तो अब करना तो है ही नहीं, तो बात ही नहीं सुननी है हमको। भाई यू टेक अनदर ओपिनियन, बट एट द सेम टाइम इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। बहुत सारी बार हम लोग आके पछताते, बड़े सर आप उस टाइम बात सुन ली होती है आपकी, तो आज ये नहीं हुआ। तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। उस चीज़ का सर एक रीज़न मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, इंदौर अब एक ग्रोइंग स्टेज पे, और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि इंदौर में अब जो मेजर पॉपुलेशन, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन उसकी वो 40% ही बची है। अब हो क्या रहा है कि 60% जो हमारी नई पॉपुलेशन है वो बाहर से आई है। अब वो नेटिव तो नहीं है, तो उसका अनट्रस्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानती सिटी के बारे में। जब सिटी के बारे में नहीं जानती थी तो शायद डॉक्टर्स के बारे में भी नहीं जानती होगी। और जिस हिसाब से अभी मेडिकल एरा चल रहा है कि मोर ओवर बोला जाता है कि इट इज़ अ कमर्शियल ड्रिवन, टारगेट्स होते हैं कमर्शियली, बहुत ज़्यादा सर्विस पे ध्यान नहीं जाता है, कमर्शियल्स पे ध्यान दिया जाता है, पैकेज सिस्टम्स हैं। तो अनट्रस्ट का वो जो एक लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और हमारी भी कोशिश रहती है कि ऐसे कन्वर्सेशंस के थ्रू जो वो अनट्रस्ट बढ़ रहा है, और तो आप लोग हैं जो वो आपके मैसेज भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, अदरवाइज वो अनट्रस्ट तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। नहीं, मेरे हिसाब से ये भी होता है कि एक बार आप आके मिलते हैं डॉक्टर से, देन देयर आल्सो क्रिएट्स अ चेंज। आप वो बात कैसे करते हैं, क्या समझाते हैं आपको, हाउ मच इंटरेस्ट डज इट टेक इन योर प्रॉब्लम, रादर देन यू नो कि जाओ खा लो, ऐसा भी होता है। तो उससे भी फ़र्क पड़ता है आदमी को, है ना। तो हमारे यहाँ एट शेल्बी वी हैव अ कार्डियक साइंसेज डिपार्टमेंट, ओके, जिसमें प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के भी डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ दवाई से ठीक करते हैं। देयर आर डॉक्टर्स हु डू इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, एंजियोग्राफी, स्टेंटिंग करते हैं, और मैं हूँ जो सर्जरी करता हूँ। ओके, सो वी हैव अ टीम, और हार्ट की बीमारी को एक टीम द्वारा ही ठीक किया जाना चाहिए। आप एक ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ पर आपको एक ही आदमी मिल रहा है करने के लिए, तो वो जो करता है फिर वही करेगा। मतलब हार्ट हेल्थ में भी लेवल ऑफ पर्सन इन्वॉल्वमेंट, एक्सपर्टीज इन्वॉल्व होती है ना। जैसे बताया कि हमेशा प्रिवेंशन इज द फर्स्ट स्टेप। तो हमारे प्रिवेंशन के डॉक्टर्स भी होते हैं। अगर आप उस स्टेज से बाहर आ गए कि आपको एक्चुअली बीमारी हो गई है, तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं हमारे यहाँ,
और वो बीमारी और आगे बढ़ गई है तो कार्डियक सर्जन्स भी अवेलेबल है, तो आई एम ऑल्सो देयर। तो ये एक टीम होता है, जैसे आपने एंजियोग्राफी करी और उसमें मल्टीपल ब्लॉकेजेस निकले, ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, उस पर्सन के लिए क्या बेस्ट है, क्या उसमें स्टेंट डाला जाना चाहिए, क्या उसको बाईपास की ज़रूरत है, ये एक टीम मिलकर डिसीजन लेती है। ऐसा नहीं कि जिसने किया उसको जो आता है वो कर देगा। ओके, सो ऑलवेज जो भी हमारे यहाँ एंजियोग्राफी होती है वी डिस्कस इट एज अ टीम कि इस आदमी के लिए उसकी और बीमारियां देखते हुए, उसकी हेल्थ देखते हुए, उसकी एज देखते हुए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। तो दैट इज़ ऑलवेज डन एज अ टीम एट शेल्बी। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है कि वी हैव अ डिपार्टमेंट एंड द डॉक्टर्स आर देयर फुल टाइम। ओके, हम इधर उधर नहीं आते कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ कि वो दूसरे हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहे हैं। हाँ, भी ऐसा बहुत होता है, है। दूसरे जगह पे वो एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, अभी वो आएंगे तो देखेंगे। वी आर देयर फुल टाइम। जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो हम पूरे टाइम थे, सो दैट वी कैन डिस्कस। अगर मुझे किसी की हेल्प की जरूरत लगती है तो ही इज़ अवेलेबल ओके एट दैट टाइम, एंड वी कैन, जैसे बोलते हैं ना कि एक हमेशा ग्रुप डिसीजन इज बेटर देन इंडिविजुअल। डेफिनेटली। तो वो हम पेशेंट्स को वी कैन ऑफर दैट टू आवर पेशेंट्स एट शेल्बी। मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो राइट पेशेंट का डायग्नोस करके उनको क्या सजेस्ट है ये सजेस्ट करते हैं। पहली बात तो करने की जरूरत भी है कि नहीं, करने की जरूरत है तो क्या बेस्ट थेरेपी है उनके लिए, ओके, ये हम दे सकते हैं। सर अभी जैसे हम इंदौर को देख रहे हैं कि इंदौर एक ग्रोइंग हब है और एमपी की पर्टिकुलरली एक ऐसी सिटी बनती जा रही है जहाँ पर एजुकेशन भी ग्रो कर रहा है, बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, लाइफस्टाइल भी ग्रो कर रही है, रियल एस्टेट भी ग्रो कर रहा है। सबसे बड़ा जो ग्रोथ एक जो मैं देख रहा हूँ वो हेल्थ में हो रहा है, क्योंकि नियर बाय मुझे नहीं लगता है कि सिटीज़ में कोई ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी या ऐसा इंफ्रा होगा। कई सारे बड़े हॉस्पिटल्स अब इंदौर में आ चुके हैं। तो एट प्रेजेंट में आप कैसे देखते हैं इंदौर के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कितना अभी हम रेडी हैं चीज़ों को लेके? क्योंकि अब जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो हमारी सिटी का तो ओवरलोड हो ही रहा है, नियर बाय से भी बहुत सारा पॉपुलेशन खासतौर पे ट्रीटमेंट के लिए आता है इंदौर। तो अभी हम कितना रेडीनेस मोड में हैं इंदौर को में इस स्टेज पे? और अगर मैं बात करूँ शेल्बी की, जैसे आपने बताया, तो शेल्बी कैसे उस चीज़ को एम्पावर कर रहा है, या आप लोग क्या टाइमली रिविजन्स कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कि यार पहले जैसे आपने बताया कि आज ही 19 लोग आए या 20 लोग आए तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उस चीज़ में फिर कई बार ट्रीटमेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट्स भी लंबे बढ़ते होंगे, क्योंकि एक दिन में अगर ऑपरेट नहीं हो पा रही चीज़ तो फिर सही बात नेक्स्ट डे पे जा रही है। तो अभी आप एट प्रेजेंट में क्या वो एनालिसिस कर पाए कि यार ये नीड है, यहाँ पर हम हैं और ये एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी है, तो क्या वो एनालिसिस है? आई थिंक इंदौर इज़ क्वाइट रेडी, और आई कैन अश्योर यू कि इंदौर में जो अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाते हैं तो ट्रांसप्लांट को अगर छोड़ दिया जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट को, वो भी हमारे यहाँ हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली वो होके बंद हो गए, बट उसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। ओके, अभी पहले एओर्टिक डाइसेक्शन के लिए जो हार्ट की जो मेन नस होती है वो फट जाती है, उसको डाइसेक्शन बोलते हैं। सो वो उसके लिए बाहर जाना पड़ता था। अब वी आर डूइंग दैट सर्जरी हियर एट शेल्बी। और बाईपासेस, वाल्व रिप्लेसमेंट, इवन मिनिमल जो छोटे चीरे की सर्जरी होती है वो भी हम कर रहे हैं इंदौर में। सो देयर इज़ नो सर्जरी विच इज़ नॉट बीइंग डन, जो रूटीन सर्जरी होती है। ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरीज होती है विच आर वेरी इंटेंसिव सर्जरीज, जिसके लिए हमको बहुत सारा प्लानिंग लगता है। उसके लिए अभी बड़े सिटीज़ ही इक्विप्ड हैं, बिकॉज उसमें केयर भी बेटर है और ख़र्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो इंदौर के लिए अभी थोड़ी सी, मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स we'll be ready with transplant also. Okay. But otherwise everything which is needed by the general population. Okay. आप उस रेयर पॉपुलेशन छोड़ दे जो 1-2% है, जो सीवियर 98% के लिए वी आर रेडी। ओके, मोर देन रेडी। मतलब हम इतने इक्विप्ड हैं, yes. और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं। हाँ, क्योंकि मैन पावर भी है, सब कुछ है। वी आर रेडी एक्चुअली। अधिकतर हमने सुना था इन चीज़ों के लिए कभी इंदौर के लोगों को या तो मुंबई भागना होता है या चेन्नई भागना होता है, वो मेट्रोज़ में ही जाना पड़ता था। लेकिन अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि एक तो प्राइमरी जो प्रिवेंटिव केयर हम वो दे सकते हैं, और जो अगर एनालिसिस के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो रही तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। सर अभी जो मैंने आपके साथ पूरी कन्वर्सेशन की ना, उसमें आपका फोकस एक चीज़ पे ज़्यादा रहा है कि भाई आपको अगर कुछ हो रहा है तो आपको ही टेक केयर करना पड़ेगी सबसे पहले। तो अब इंदौर बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल बढ़ भी रही है और बिगड़ भी रही है, मैं तो ऐसा बोलूँगा। तो अब बीइंग अ एक्सपर्ट, और 20 साल आप ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा दे चुके हैं अपनी इस सर्विस में, तो बीइंग एक्सपर्ट आपके क्या वो बहुत बेसिक से मैसेजेस होंगे, बेसिक से वो बोलेंगे ना रूल्स जो आपने अपने लिए भी बना रखे होंगे कि यार इंदौर के लोग बस ये फॉलो कर लो, उनका जो हार्ट हेल्थ को लेके जो
बोलेंगे ना कि एक स्टेज है कि भाई अटैक्स अनआइडेंटिफाइड है, वो चीज़ें रिजॉल्व होने लगेंगी, तो क्या वो आपके वो मतलब गुरु मंत्र होगा या मूल मंत्र होगा? मैंने आपको बीच में कॉन्वर्सेशन में बताया कि मेरा फोकस हमेशा इज़ ऑन एक्सरसाइज। 10 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, 10 मिनट्स, वो हर आदमी शुरू कर सकता है। और कोई आप एडवांस जिम की मेंबरशिप, उसके बारे में टाइम वेस्ट मत करो अपना। स्टार्ट विद 10 मिनट्स, देन यू गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके, बट 10 मिनट की एक्सरसाइज, अगर सिर्फ मैं वही 5 पॉइंट्स समराइज करता हूँ आपके लिए कि 10 मिनट की एक्सरसाइज, ठीक है, स्टार्ट विद 10 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। उस पर आप इत्मीनान मत कर लो। जंक फूड अवॉइड करना है ना? ओके, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑल अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ओके, जितना आप अवॉइड करो उतना आज के लिए भी अच्छा है, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। ओके, वी डिडंट टॉक अबाउट कैंसर्स। स्मोकिंग से कैंसर इज़ अ बिग रिस्क। और स्ट्रेस के लिए आप पूजा करो, नमाज पढ़ो, मेडिटेशन करो, बी स्पिरिचुअल रादर देन रिलीजियस। अपनी रिलीजियसिटी को कंधे पे बांध के शो कर रहे हो आप, है ना, उसी आप अपने लिए उसको यूज़ करो, उसको यूज़ फॉर योर बेनिफिट रादर देन ह्यूमिलेटिंग अदर्स और दूसरों को परेशान करने का। आप अपने लिए यूज़ करो कि हाउ दिस कैन बेनिफिट मी। तो स्ट्रेस बस्टर सबसे अच्छा मेडिटेशन, आप पूजा कर रहे हो अपनी 10 मिनट सब छोड़ के, दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर, है ना। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनको हम बोलते हैं कि यूनिवर्स को के बारे में सोचो। बड़ी बाहर की यूनिवर्सिटीज ग्रेटिट्यूड कोर्स चलाती है। ग्रेटिट्यूड, किसका ग्रेटिट्यूड मानना, ये नहीं मानूँ उनको, बोले यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड मानो आप। तो हमारे यहाँ तो मैं अल्लाह को मानता हूँ, आप भगवान राम को मानते हैं, जैसे ही मानते हो। वी हैव एंटिटी जिसे आप ध्यान कर सकते हो। डेफिनेटली। और लास्टली 8 घंटे की नींद। ओके, तो 10 मिनट की एक्सरसाइज, अवॉइड जंक फूड, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, एज मच एज यू कैन अवॉइड, लेस स्ट्रेस थ्रू मेडिटेशन एंड 8 घंटे की नींद। ओके, ये 5 मंत्र हैं जो आई ऑलवेज रिकमेंड टू पीपल हु आर क्लोज टू मी एंड ऑल माई यंग पेशेंट्स। एक्चुअली इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, हर आदमी को इसकी ज़रूरत है। और ये जीरो कॉस्ट वाले हैं सारे। यस, दिस मतलब इसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगा। इसका ओनर्स आपके ऊपर है। हाँ। तो हमेशा आदमी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर डालता है कि यार ये कर दे, या डॉक्टर मेरे लिए ये कर दे, या ये दवाई दे दे। बट आपको अपनी हेल्थ का हैंडल खुद अपने हाथ में रखना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज़ द की मैसेज आई थिंक। सो सर, इट वाज अ अमेजिंग सेशन। और वो जो आपने ये जो लास्ट में जब कंक्लूडिंग कन्वर्सेशन में ये जो 5 चीज़ें बताई हैं, डेट टू ऑन जीरो कॉस्ट। मतलब हम 10 मिनट वॉक कर सकते हैं, 10 मिनट रन कर सकते हैं, इट इज़ ज़ीरो कॉस्ट। खाना घर में बन रहा है शुद्ध, वो खाएं तो बाहर कुछ खर्चा होना नहीं है। तीसरा, नाइट लाइफ, क्योंकि उससे नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब हमें रीथिंक करना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग। सही बात। स्ट्रेस, बट ऑब्वियस बहुत सारे चीज़ों के हो गए। सोशल मीडिया इज़ पर्टिकुलरली स्ट्रेस की भाई हम कंपेयर करते हैं अब एक दूसरे से, फ़ोटो खींचें डालें या कुछ चीज़ें अब ऐसी करना पड़ती है जो हम नहीं चाहते हैं। मतलब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, उसका भी वो रील बना के डालते हैं ताकि आजकल वो कॉमन है। दैट इज, वो कहीं मंदिर में जाएंगे तो उसका भी रील बनाएंगे ताकि एवरीबडी नोज कि आप कहाँ गए। तो आई वॉज रिसेंटली फॉर हज, तो आई सॉ पीपल वहाँ पर हज की जो वो कर रहे थे, उसमें भी दे आर मेकिंग रील्स। सो उनका जो करने आए थे वो तो कर ही रहे थे, साथ में ये भी मेक श्योर कि एवरीबडी एल्स इज सीइंग कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ्स। एक्चुअली एवरीबडी सीइंग, बट वो भगवान कभी नहीं देखेगा वो रील। तो एक्चुअली आप जिसके लिए गए वही करो। मतलब ये मैं बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ और देखता भी हूँ। और एक जो लास्ट पॉइंट आपने जो सबसे अच्छा बोला है वो है स्लीप, क्योंकि 8 घंटे की स्लीप मैं खुद मानता हूँ पर्सनली, 8 घंटे मैं सोता हूँ। और उसमें एक एडिशन मैंने ये कर दिया कि अब अपना मैं फ़ोन दूर रख के सोता हूँ। मतलब इट इज़ मतलब मेरी रीच के अंदर नहीं रहता मेरा फ़ोन, और मैं फ़ोन बंद करके सोता हूँ। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दो मेरा काम है। मतलब आई एम अ टेक पर्सन, बट मैं समझ लिया है कि वो जो जीवन अगर लंबा चलाना और आपकी अगर एक लर्निंग बोलूँ तो हेल्दी स्पैन को मेरे बढ़ाना है, तो टेक्नोलॉजी से मुझे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज आज की टाइम में। टेक्नोलॉजी इज अ बिग हेल्प, बट द सेम टाइम यूज इट एज एन एसेट, नॉट एज योर एनिमी। डेफिनेटली। तो सर आप आए और इट वाज अ अमेजिंग कन्वर्सेशन। और हमें इन फ्यूचर जब भी लगेगा कि यार कुछ ये अलार्मिंग सिचुएशन फिर से हो रही है, और पर्टिकुलरली यूथ जो कि हम एसेट बोलते हैं हमारी कंट्री का, हमारी सिटी का, हमारी सोसाइटी का, उस पर फिर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपके, क्योंकि आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस में लगे हैं और आपकी लर्निंग्स जो आप रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं वो हमारे लिसनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो आप आए, थैंक यू अगेन, वंस अगेन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर।